चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। ये आप लोग पहले भी किए हो। आप लोग हमको एक चीज़ बोलो, आप लोग ये चीज़ समझते हो कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ आइटम जो पीएल में जाता है और वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर या ऐसा आइटम है जो बैलेंस शीट में जाता है। तो अपने को इस चैप्टर में करना क्या है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बीकॉम लेवल पे 5 मार्क्स का एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन और कभी कभी 8 मार्क्स का भी, आपको 5 या 8 आइटम देगा एंड यू हैव टू गेस वो कैपिटल नेचर आइटम है, वो रेवेन्यू नेचर आइटम है कि वो डिफर्ड रेवेन्यू नेचर आइटम। 5 मार्क्स में 5 आइटम देंगे आपको और आपको बोला जाएगा गेस कीजिए वो कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है कि डिफर्ड रेवेन्यू नेचर है। अब आपको ये जजमेंट जो करना है, इसके लिए हम लोगों को पहले समझना ये जरूरी है कि कैपिटल नेचर आइटम क्या होता है, रेवेन्यू नेचर आइटम क्या होता है और डिफर्ड रेवेन्यू नेचर आइटम क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल नेचर आइटम क्या होता है। जो आप एक्सपेंडिचर करते हो, जिस एक्सपेंडिचर का आप लॉन्ग टर्म यूज करोगे, मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका आपका बेनिफिट आपको बहुत सालों तक मिलेगा, वही है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। कोई कैपिटल लीज पे ले रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या फिर कोई टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट परचेज कर रहे हैं। ये सारा एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं इसको कैपिटल नेचर बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में अगर आइटम देगा, आपको गेस करना पड़ेगा वो कैपिटल नेचर है कि नहीं है। लेकिन इसमें सर्टन पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट जो हम ये बुलेट मार्क में मार्क किए। द एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। जिस ईयर में खर्चा कर रहे हो उसका बेनिफिट उसी ईयर में नहीं मिल रहा है, आने वाले कई सालों तक मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल दिया ये लोग कि एक्वायरिंग ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द कंपनी। ऊपर जितना आइटम पड़े थे वो सारे फिक्स एसेट थे, तो सेकेंड पॉइंट वो है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी आइटम को जज करने के लिए, कुछ एक्सपेंडिचर हम लोग ऐसा करते हैं जो एसेट तो नहीं है लेकिन एसेट को लाने, इंस्टॉल करने या फिर हेवी रिपेयरिंग के लिए किया जा रहा है, जिससे एसेट का लाइफ या कैपेसिटी बढ़ जाए। उस एक्सपेंडिचर को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। जैसे एक हम मशीन खरीद के लाया और वो मशीन को हमको लाने के लिए 2000 रुपया भाड़ा खर्चा करना पड़ा। 1,50,000 का मशीन था, 2,000 हम रेंट खर्चा किया, वेजेस खर्चा किया या 2,000 रुपीज हम उसका फ्रेट का खर्चा किया। वो 2,000 एसेट में ऐड हो जाना चाहिए हिसाब से, वो पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो उसको बोलते हैं कोई एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं टू एक्वायर अ फिक्स एसेट। बहुत सारी एसी टाइप की मशीन होती है जिसको आपको लाके इंस्टॉल करवाना पड़ता है, आप खुद से नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि लाके टांग दिए और एसी को यूज कर लिए, आपको वो एसी को इंस्टॉल करवाना पड़ता है। और इंस्टॉलेशन आजकल फ्री होता है, ठीक बात है, बट कभी कभी इंस्टॉलेशन का चार्जेस भी लगता है अलग से। तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो आप दे रहे हो एसी को लगाने का, उसको हम पार्ट ऑफ द एसी का एक्सपेंडिचर मान लेंगे। हम उसको डे टू डे खर्चा नहीं मानेंगे, उसको पार्ट ऑफ द एसेट मान लेंगे, मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा मान लेंगे। वैसे अगर हम आपको बोले कोई फिक्स, एक लीगल केस में मेरा एसेट फंसा हुआ था, उस एसेट को एक्वायर करने के लिए हमको कुछ लीगल एक्सपेंडिचर करना पड़ा कोर्ट केस लड़ने के लिए, तो वो जो लीगल एक्सपेंडिचर हम किए एसेट को एक्वायर करने के लिए, वो पार्ट ऑफ द एसेट माना जाएगा। इसके अलावा आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कैपिटल नेचर के लिए जरूरी है, कभी कभी क्या होता है आप रिपेयरिंग करते हो, जनरली रिपेयरिंग पीएल में जाने वाला आइटम है। आप दोनों एग्री करोगे। देखो अनन्या, अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो बिंदास बोलना बेटा, सोच के मत रुकना कि पहला दिन क्लास है, पूछे नहीं पूछे, जो मन में आए वो पूछना मेरे क्लास में और जो मन में आए वो बोलना मेरी क्लास में। मेरा क्लास में उतना फ्रीडम है आपको। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि कुछ कुछ एक्सपेंडिचर रिपेयरिंग जो हम लोग कहते हैं पीएल में जाता है नॉर्मल खर्चे की तरह, नॉर्मल एक्सपेंडिचर की तरह, बट कभी कभी ऐसा कोई एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं जो मेरी एसेट का लाइफ बढ़ा दे रहा है या फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ा दे रहा है। हम ऐसा कोई एक्सपेंडिचर किए कि वो एसेट 6 साल की जगह 8 साल टिकेगा, तो लाइफ बढ़ गया। कैपेसिटी बढ़ाना मतलब
हम उस मशीन को ऑटोमेटिक कर दिया। अब पहले मैनुअली चलाता था तो 10,000 पीस बनता था, अब उसको ऑटोमेटिक हम ऐसा एक्सपेंडिचर किया उसके पीछे क्या वो 10 की जगह 12,000 पीस प्रोड्यूस करेगा पर मंथ, तो उसका कैपेसिटी बढ़ा दिया। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, हम एक सिनेमा हॉल बिल्डअप किया, सिनेमा हॉल में मेरे 3 गेट था, हम एक चौथा गेट भी बना दिया। ये नॉर्मल खर्चा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन हम एक फ्लोर और बना दिया सिनेमा हॉल में। ये हम लोग जो पुराने टाइप के सिनेमा हॉल देखते थे जिसमें बालकोनी कंसेप्ट होता था, तो वो हम बालकोनी बनवा दिया एक और, जहां पे एक्स्ट्रा व्यूअर्स बैठ के मूवी देख पाएंगे। तो ये मेरा कैपेसिटी बढ़ा दिया सिनेमा हॉल का। तो हम ऐसा कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो एसेट का लाइफ या फिर कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे। तो देखो, एसेट खरीद के लाए, एसेट का वैल्यू कैपिटल नेचर, एसेट को लाने और लगाने का कोई खर्चा किए, कैपिटल नेचर, एसेट के पीछे ऐसा कोई खर्चा किए जो उसका लाइफ बढ़ा दिया या कैपेसिटी बढ़ा दिया, जिसको ओवरहॉलिंग एक्सपेंस बोलते हैं, OVERHAULING, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस। तो ये कुछ एक आइटम को आपको पढ़ के गेस करना पड़ेगा कि ये आइटम कैपिटल नेचर का होगा कि रेवेन्यू नेचर। आपको एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएगा, अभी 10-15 मिनट बाद ही हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में। तो ये था कैपिटल नेचर। अब आते हैं हम लोग रेवेन्यू नेचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड एसेट टू मेंटेन नॉर्मल जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, जैसे वेजेस देना, सैलरी देना, नॉर्मल भाड़ा, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, नॉर्मल एडमिन एक्सपेंसेस, नॉर्मल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एसेट परचेज, एसेट सोल्ड, एसेट परचेज पे सॉरी कोई एक्सपेंडिचर किया हम एसेट को बेचने के लिए या खरीदने के लिए अलग से, रिपेयरिंग, हाँ बोलो, हाँ बेटा, फ्रेट इनवर्ड एसेट के साथ, एसेट को लाने का भाड़ा एसेट में ऐड होगा, लेकिन नॉर्मल रॉ मटेरियल का खर्चा आप कहां लिखते थे, ट्रेडिंग में। नॉर्मल रिटर्न और फ्रेट आउटवर्ड कहां लिखते थे, पीएल में। तो ये क्या है, ये नॉर्मल रेवेन्यू नेचर है। लेकिन यही फ्रेट आप दे रहे हो एक एसेट को खरीद के लाने के लिए, तो वो एसेट का पार्ट माना जाएगा, तो उसको कैपिटलाइज करते हैं, मतलब उसको कैपिटल नेचर मानते हैं, उसको एसेट में ऐड करके बैलेंस शीट में लिख देते हैं। ये नॉर्मल फ्रेट का बात कर रहे हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड का, ठीक है। हम एसेट खरीद के लाए फॉर रीसेल पर्पस, फोर्थ आइटम देखो, फोर्थ नहीं सॉरी 1 2 3 4 फिफ्थ आइटम, एसेट परचेज फॉर रीसेल पर्पस, मतलब मेरा बिजनेस ही है उसको खरीद के बेचना, तब तो वो मेरा स्टॉक हो गया ना, और स्टॉक हो गया तो वो रेवेन्यू नेचर हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा ट्रेडिंग में जाएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंस, नॉर्मल रिपेयरिंग का बात हो रही है, मशीन को खाली मेंटेन करके रखने के लिए, नॉर्मल टूट फूट। अब बिल्डिंग में हम प्लास्टर करवा दिया थोड़ा कुछ एक जगह, कोई बिल्डिंग का एक पार्ट टूट रहा था उसको थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करा दिया, छोटा मोटा रिपेयरिंग, वो मेरा नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का होगा। लेकिन हम ऐसा कोई रिपेयरिंग कराते कि बिल्डिंग 5 साल की जगह 8 साल टिक जाएगा, तो वो मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। तो और भी यहां पे रेवेन्यू नेचर, अच्छा कुछ एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो हम बोल ही दिया था आपको, अगर हम फिक्स एसेट खरीद के लाने के लिए कोई रॉ मटेरियल, फिक्स एसेट को बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीद के लाए, देखो नॉर्मली रॉ मटेरियल ट्रेडिंग का आइटम तो आप उसको रेवेन्यू नेचर बोलते हो, लेकिन यही रॉ मटेरियल हम कंज्यूम कर रहे हैं एसेट बनाने के लिए, तो ये तो कैपिटल नेचर हो गया ना, क्योंकि उससे एसेट क्रिएट होगा। अभी आपको हम ऊपर देखो बोला था, वो यहाँ पे ले आए, कार्टेज एंड फ्रेट, दोज इंकर टू ब्रिंग फिक्स एसेट। अगर कोई पैकिंग का खर्चा कर रहे हो, कोई भाड़ा का खर्चा कर रहे हो एसेट को खरीद के लाने के लिए, वो पार्ट ऑफ द एसेट माना जाएगा। देखो रिपेयर एंड रिन्यूअल का लिख दिया, इफ इंकर्ड इनहैंस द लाइफ ऑफ द एसेट, अगर हम उसको खर्चा कर रहे हैं लाइफ को बढ़ाने के लिए। अगर हम कोई बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं ना, या कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो कंपनी क्रिएशन में बहुत एक्सपेंडिचर लगता है। हमको कंपनी क्रिएट करने के लिए बहुत सारा, क्या वो, हेलो, वही तो प्रॉब्लम हम समझ रहे थे, आवाज अब कहां पे मिस की हो बोलो, हम वही रिपीट करेंगे।
ये जो कौन सा आइटम रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाएगा वो, हाँ। आप हमको एक बात बोलो अनन्या, अगर आप कोई एसेट खरीद के लाते हो वापस बेचने के लिए, मतलब आप उसका बिजनेस कर रहे हो। अगर आप उसका बिजनेस कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, एसेट नहीं कहलाएगा, फिर वो आपका स्टॉक कहलाता है। हम लोग जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक को कहाँ लिखते थे बेटा, जब अकाउंट्स बनाते थे, फाइनल अकाउंट बनाते हुए कहाँ लिखते थे, ट्रेडिंग पीएल में। तो यानी ये आपका रेवेन्यू। आप सिंपल एक चीज सोचना, वो आइटम आप ट्रेडिंग पीएल में लिखते थे अगर, तो वो आपका रेवेन्यू नेचर आइटम है। वो आइटम अगर आप बैलेंस शीट में लिखते हो तो वो आपका कैपिटल नेचर का आइटम है, क्योंकि कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है और डे टू डे खर्चा पीएल में और ट्रेडिंग में। हाँ, तो वही हम बता रहा था कि अगर एसेट खरीद के ला रहे हो बेचने के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं, बेचने के लिए, मतलब स्टॉक हो गया। स्टॉक हो गया मतलब वो रेवेन्यू नेचर का आइटम है। उसके बाद वाला आइटम हम पहले ऊपर बता चुका था, वही रिपीट हुआ। नॉर्मल रिपेयरिंग अगर कोई है तो वो मेरा पीएल में जाता है, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। लेकिन वही रिपेयरिंग अगर मेरे एसेट का लाइफ को बढ़ा रहा है तो हम उसको कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मानेंगे। अभी क्लियर है? चलो, अभी हम यहाँ पे अनन्या डिस्कस कर रहे थे, जो जर्नी का डिस्कस हो गया था, आपका मिस हुआ, वो रिपीट कर रहे हैं। कुछ कुछ खर्चा ऐसा है रेवेन्यू नेचर का जिसको हम कैपिटल नेचर का मानते हैं। देयर आर सम एक्सपेंडिचर्स ऑफ रेवेन्यू नेचर विच वी ट्रीट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हम ऊपर पहले ही बोल चुका था। कोई रॉ मटेरियल हम खरीद के लाया है जिससे हम फिक्स्ड एसेट बनाएगा, तो फिर वो रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा, वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। जनरली रॉ मटेरियल रेवेन्यू नेचर माना जाता है, जनरली रॉ मटेरियल ट्रेडिंग पीएल में जाता है। बट यहां क्योंकि हम उससे फिक्स एसेट बनाने का बात कर रहे हैं तो हम उसको कैपिटल नेचर का आइटम मानेंगे। वैसे अगर हम कोई भाड़ा दे रहे हैं, कोई पैकिंग चार्ज दे रहे हैं फिक्स एसेट को खरीद के लाने का, तो जनरली भाड़ा और पैकिंग चार्ज आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू नेचर आइटम होता है, ट्रेडिंग पीएल में जाता है। बट इस केस में अगर हम फिक्स एसेट खरीद के लाने के लिए भाड़ा दे रहे हैं, फिक्स एसेट खरीद के लाने के लिए पैकिंग का खर्चा कर रहे हैं, तो वो मेरा कैपिटल नेचर कहलाएगा। वैसे ही रिपेयर एंड रिन्यूअल अगर एसेट का लाइफ बढ़ा रहा है तो वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो खर्चा होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनाते हो, बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करवाना पड़ता है, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बहुत सारा एफिलिएशन लेना पड़ता है, उसके पीछे बहुत सारा खर्चा होता है रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। एक कंपनी क्रिएट करने के लिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, उन्हीं एक्सपेंडिचर्स को कहा जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले जो एक्सपेंडिचर करते हैं, लीगल एक्सपेंडिचर एंड ऑल, वो सबको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंडिचर के नाम से, बट जाता बैलेंस शीट में, तो इसको हम लोग कैपिटल नेचर का मानते हैं। तो ये सब कुछ एक आइटम है जिसको हम लोग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अगर हम कोई एसेट डेवलप कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली एसेट कहलाएगा। तो सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए जो खर्चा किए वो भी मेरा कैपिटल नेचर का हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कोई वेजेस दिए लेबर को एक मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ना ऐसी बहुत बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज होती है जिनका पार्ट बहुत सारा जगह से बन के आता है और फिर उनको यहाँ ला के एक जगह इंस्टॉल किया जाता है। ये ऑयल ड्रिगिंग की जो मशीन्स होती है, जमीन से तेल निकालने वाली मशीन, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, मतलब इतनी बड़ी कि एक बिल्डिंग जितना बड़ा एक मशीन है, एक 4 तला 5 तला बिल्डिंग जितना बड़ा एक मशीन है। तो एक बार में कैसे उठा के नहीं ला सकते, हमको वो अलग अलग हिस्से में लानी पड़ेगी और फिर उसको ला के वापस असेंबल करना पड़ेगा। तो वो असेंबलिंग के लिए हमको वेजेस देना पड़ेगा लेबर को, तो हम उसको भी एसेट का ही पार्ट मान लेंगे। नॉर्मली हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, क्योंकि वेजेस जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट इट विल गो टू योर कैपिटल। वैसे हम यहाँ पे आपको कुछ एक जस्ट चार्ट दिया कि कौन कौन सा आइटम रेवेन्यू होता है, ऊपर जो पढ़े उन्हीं को रिपीट किया है यहाँ पे। ये डिफरेंस बिटवीन जो हम दिए हैं, ये एग्जाम में पूछने का चांस बहुत रेयर है। अगर थ्योरी में पूछेगा तो पूछेगा, वरना इस चैप्टर से हम बार बार बोलेंगे। 8 नंबर या 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आपको 8 आइटम या 5 आइटम देगा और आपको बोलेगा जज करो ये कौन से हेड में जाएगा।
रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू की कैपिटल वो जज करने के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस बिटवीन जस्ट रीड कर दे रहे हैं, एग्जाम में थ्योरी के लिए अगर आ जाए 2-3 मार्क्स में तो आ जाए। पहले देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट एक्वायर होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट नहीं खरीदते, हम लोग डे टू डे एक्सपेंडिचर करते हैं। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर मेरा अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। हम जितना एसेट खरीद के लाएंगे, जितना नया मशीन आएगा, जितना नया बिल्डिंग बनेगा मेरा खुद का, उसमें मतलब मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मेरा अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा डे टू डे एक्सपेंडिचर से सिर्फ मेंटेनेंस टाइप का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ईयर में यूज नहीं हो जाता, उसका बेनिफिट हमको आने वाले कई सालों तक मिलता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिस ईयर खर्चा किया उसी ईयर यूज करने मिलेगा। इस ईयर भाड़ा दिए, हमको लैंडलॉर्ड इसी ईयर रेंट प्रॉपर्टी यूज करने देगा। लेकिन मशीन हम खरीदे या बिल्डिंग हम खरीद लिए तो हम इसको आने वाले कई सालों तक यूज करेंगे। मतलब इसका कॉस्ट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट का बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर में मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं लगता है, एक बार लग गया लग गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार लगता है, रिकरिंग नेचर का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम मैच करते हैं कैपिटल रिसिप्ट के साथ, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम मैच करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के साथ। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस चालू होने के पहले भी लग सकता है, ऑब्वियस बात है। मशीन सब खरीद के आएंगे उसके बाद ही बिजनेस चालू होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस चालू होने के पहले लग जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी स्टार्ट करने का खर्चा कंपनी चालू होने के पहले लग जाता है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा बिजनेस स्टार्ट होने के बाद लगता है, इट इज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये एग्जाम में आएगा 2 या 3 मार्क्स का, अगर आएगा तो डिफरेंस बिटवीन लिखने तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, कोई कुछ भी पॉइंट 3-4 पॉइंट कोई भी लिख सकते हो। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट आइटम जो हम लोग जनरली जानते नहीं है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड क्या होता है? डेफर्ड मतलब किसी चीज को टालना, बोलते हैं ना आज का काम कल पे टाल दिए, तो डेफर्ड रेवेन्यू मतलब किसी चीज को आगे की तरफ टाल देना। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो समझ में आ रहा है, डे टू डे खर्चा। कई एक खर्चा ऐसा होता है जो है तो डे टू डे नेचर का, बट उसका बेनिफिट बहुत सालों तक मिलेगा। हम आपको एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। हम अमिताभ बच्चन को अपने प्रोडक्ट का ऐड करने के लिए हायर किए। अमिताभ बच्चन अगर मेरा एक बार ऐड कर गया, कोई भी प्रोडक्ट का अमिताभ, शाहरुख, ऋतिक या कोई भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी ऐड करेगा तो उस प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू बनेगा। जब उस प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू बनेगा तो आने वाले कई सालों तक उस एक ऐड का बेनिफिट हमको मिलेगा। हम देखो अमिताभ बच्चन को पेमेंट इसी साल कर दिया 5 करोड़। मान लो हम 5 करोड़ रुपया देके अमिताभ बच्चन को ऐड करने के लिए बुलाया, हम 5 करोड़ रुपया अमिताभ बच्चन को इसी साल दे दिया। लेकिन हमको ये पता है कि इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमको कई सालों तक मिलेगा। तो आइटम एडवर्टीजमेंट जनरली पीएल का आइटम है, एडवर्टीजमेंट जनरली पीएल का आइटम है, डेफर्ड रेवेन्यू आइटम है, बट फिर भी उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, इसलिए हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिल सकता है लेकिन है वो डे टू डे नेचर का आइटम, ट्रेडिंग या पीएल में जाने वाला आइटम, उस आइटम को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट 3 साल 7 साल मिलेगा। अब अमिताभ बच्चन एक बार ऐड करके गया तो हमको आने वाले, अगर एक आइडिया लगा रहे हैं कि हमको 4 साल तक उसका फायदा मिलेगा। अगर हमको अमिताभ बच्चन के ऐड का फायदा 4 साल तक मिलने वाला है तो हम क्या करेंगे, 5 करोड़ को एक बार में अगर करंट पीएल में दिखा दें तो ये गलती होगा कि नहीं होगा? क्यों गलत होगा? सर आपका इस साल तो एक्सपेंडिचर बहुत हाई हो जाएगा, आपको हो सकता है लॉसेस दिख जाए बुक्स में, और आने वाला साल में इस ऐड का फायदा से जो माल बिकेगा आपका, जो सेल बढ़ेगा आपका, तो आप बहुत प्रॉफिट दिखाओगे और आने वाला साल में एक्सपेंडिचर 0 दिखाओगे क्योंकि ऐड का पूरा एक्सपेंडिचर तो आप इसी साल में डाल दी। तो इस साल तो ह्यूज लॉसेस हो गया क्योंकि 5 करोड़ जैसा एक्सपेंडिचर हम अपने पीएल में दिखा दिया, और आने वाला साल में हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 0 दिखाएगा लेकिन उसके सेल बढ़ने के कारण मेरा रेवेन्यू, मेरा प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, जो कि गलत प्रेजेंटेशन होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो हमको क्या बोला जाता है, इसको कुछ सालों में ब्रेकअप करके दिखा दो। कैसे? मान लो हम एक आइडिया लगाया कि अमिताभ बच्चन 5 करोड़ लिए और मेरे को इसका बेनिफिट 4 साल तक होगा,
तो हम क्या करेंगे, हर साल 1,25,00,000 1,25,00,000 हर साल अपना पीएल में दिखाते जाएंगे। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हम पूरा 5 करोड़ बैलेंस शीट का एसेट में लिख देंगे, हम पूरा 5 करोड़ बैलेंस शीट के एसेट में लिख देंगे, हर साल वहां से 1.25 करोड़ माइनस करेंगे और पीएल में भेजते जाएंगे। अपने आप 4 साल में पूरा 5 करोड़ जीरो हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया? इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको एग्जाम में जो सम देगा उसमें आपको बोलेगा बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, या बताओ ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या। तो ये हुआ हमारे एक्सपेंडिचर पार्ट का बात। आखिरी पार्ट पे आ रहा है हम थ्योरी का, और इसके बाद हम मूव कर जाएंगे प्रैक्टिकल सम में। एकदम इसी पीडीएफ में प्रैक्टिकल सम भी हम शेयर किए, और मैं जेनी को हम पीडीएफ शेयर कर दिया था, जेनी आप अनन्या को शेयर कर देना। ऑल राइट, तो देखो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब जैसे खर्चा कैपिटल या रेवेन्यू नेचर का होता है, वैसे ही कमाई भी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का होगा। कैपिटल रिसिप्ट क्या हुआ, आप फिक्स एसेट बेचे, वहां से आपको ब्लॉक में पैसा मिल गया। आप मशीन बेचे, आप लैंड बेचे, आप इन्वेस्टमेंट बेच दिए, वहां से आपको ब्लॉक में कमाई हुआ, वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आपके डे टू डे गुड्स या सर्विस बेच के जो आप कमाए, वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट सब्सटीट्यूशन है सोर्स ऑफ इनकम का, ये रेगुलर नहीं होगा आपको। क्या हर बार थोड़ी मशीन बेचते रहोगे, तब बिजनेस कैसे करोगे? हर बार थोड़ी ना लैंड बेच दोगे, तो फिर फैक्ट्री कहां पे रहेगा? तो कैपिटल रिसिप्ट आपको बार बार नहीं होता, ये कभी कभी होता है। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट है वो आपका सब्सटीट्यूशन नहीं है, वो मेन इनकम ही है आपका। कैपिटल रिसिप्ट हमको इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम अपना कोई राइट सरेंडर कर दे रहे हैं। उस एसेट को यूज करने का जो मेरा राइट था वो हम सरेंडर कर दिए, इसलिए हमको कैपिटल रिसिप्ट मिला। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट में हम कोई राइट सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गुड्स को बेच रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का आइटम एग्जाम में कम ही आएगा, आपके एग्जाम में सिर्फ एक्सपेंडिचर वाला पार्ट आएगा। ये हम सिर्फ आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया है। देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए। कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन सा होगा, अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कंट्रीब्यूशन बाय प्रोप्राइटर, ओनर जो कैपिटल देता है बिजनेस में, शेयर इशू करके जो पैसा आता है, डिबेंचर इशू करके जो पैसा आता है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है। कहीं से लोन मिल रहा है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है। ये सब कैपिटल रिसिप्ट है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, वो तो ऊपर रेवेन्यू रिसिप्ट मनी रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, मनी रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस, या इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला इन्वेस्टमेंट से, कहीं से कमीशन मिल गया, ये सब डे टू डे कमाई को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। कभी कभी जो कमाई हो जाए एसेट बेच के या लोन मिलने से, वो हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। और रेगुलरली आपको जो कमाई हो रहा है वो हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। एक बोलो जेनी, बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो फिर सम स्टार्ट करते हैं। देखो हम यहाँ पे सम्स दिया आपको, 3-4 सम्स दिया है विथ आंसर, और लास्ट में एक पीडीएफ शेयर किया ईयर पेपर का, इसी के साथ लास्ट 2 पेज है वो, उसमें ईयर पेपर का क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो देखो जैसे यहाँ पे एक एक करके आइटम दिया और आपको आंसर नीचे दिया हुआ, हम आंसर भी साथ में डिस्कस करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम ऑफ द एक्सपेंडिचर वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बोला इन 3 में गेस करो। पहले बोला कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड ₹25, गुड्स को खरीद के लाने के लिए हम भाड़ा दिए, गुड्स को खरीद के लाने के लिए। बोलो कौन सा नेचर, कैपिटल रेवेन्यू की डेफर्ड रेवेन्यू? क्या बोल रहे हो सोच के? क्या खरीद के लाए हो? गुड्स, गुड्स, एसेट नहीं। अब गुड्स खरीद लेने का भाड़ा क्या बैलेंस शीट में लिखते थे? नहीं, पीएल ट्रेडिंग में लिखते थे, तो ये रेवेन्यू नेचर हो गया। देखो यहाँ पे आंसर में भी लिखा, सॉल्यूशन भी साथ में हम रखते हैं आपके। यहाँ देखो नीचे ही सॉल्यूशन है। इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एट इज रिलेटेड टू गुड्स परचेज फॉर रीसेल। हम कुछ बेचने के लिए खरीद के लाए हैं, उसके लिए भाड़ा लगा। नेक्स्ट आइटम, ₹2,000 स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी। मशीनरी रिपेयरिंग की है, 2,000 रुपया खर्चा किए। मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मल रिपेयरिंग कहां लिखते हो? हाँ, नॉर्मल रिपेयरिंग पीएल में लिखते हो ना। मशीनरी में रिपेयरिंग कब जाएगा? जब उसका लाइफ बढ़ाए या कैपेसिटी बढ़ाए, हम बोले थे।
आपको ये लाइन पढ़ के कहीं बोला है कि वो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है कि एसेट का लाइफ बढ़ा देगा या कैपेसिटी बढ़ाएगा या एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं? हाँ, मेंशन करेगा, आपको बोलेगा, या तो बोलेगा कि इट इज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, या फिर बोलेगा इट इज ओवरहॉलिंग एक्सपेंस, OVERHAULING। ओवरऑलिंग एक्सपेंस का मतलब ही होता है कि वो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है एसेट का। तो ₹2000 स्पेंड ऑन रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी नॉर्मल रेवेन्यू खर्चा है, क्योंकि ये नॉर्मल सिर्फ एसेट को मेंटेन करने के लिए लग रहा है। ठीक है। ₹5000 पेड ऑन व्हाइट वॉशिंग। ये व्हाइट वॉशिंग का मतलब था बिल्डिंग का धुलाई वुलाई करवाए थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है भाई। इससे ना तो लाइफ बढ़ेगा बिल्डिंग का, न कैपेसिटी बढ़ने वाला है। नॉर्मल बिल्डिंग में धुलाई सफाई करवा दोगे तो उससे कोई लाइफ थोड़ी ना बढ़ जाएगा एसेट का। सही है, ये रेवेन्यू नेचर है। नेक्स्ट आइटम, 8000 पेड फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी एंड कार्टेज ऑन परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम वेस्ट जर्मनी। आप एक जर्मनी से मशीन मंगाए हो, उसका भाड़ा लगा है 8000 और उसका पैकिंग का भी खर्चा लगा, मतलब भाड़ा और पैकिंग मिला के 8000 रुपया लगा। वेरी गुड, कैपिटल नेचर का, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। देखो रीजन भी लिख दिया है सॉल्यूशन में। देखो पॉइंट नंबर 4, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट इज स्पेंड इन कनेक्शन विद परचेज ऑफ फिक्स एसेट। नेक्स्ट, ₹25,000 स्पेंड ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर। हम शेयर बेचने के लिए 25,000 रुपया खर्चा किए। शेयर बेचने के लिए है बेटा, सोचो। अच्छा ठीक है, आप स्टिक कर रहे हो अपने आंसर पे कि रेवेन्यू में जाएगा। अनन्या आके मुंह से धीरे से निकला था कैपिटल, तो आप अनन्या कैपिटल के फेवर में जा रहे हो कि रेवेन्यू के फेवर में? ओके बेटा, ये कोई एसेट है? शेयर बेचना एसेट है कोई? नहीं, लेकिन क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी के लिए कोई खर्चा किया जाए उसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। हम ये जो शेयर इशू किए हैं, इसका हमको, ये जो शेयर इशू करके जो हम पैसा उठाए हैं, इसको हम कई सालों तक यूज करेंगे ना। कंपनी जब इक्विटी शेयर बेचती है मार्केट में और उससे जो भी पैसा कलेक्ट करती है उसको बहुत सालों तक यूज करेगी, मतलब तो ये डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। और हम आपको हिंट भी दे देते हैं, आपको एग्जाम में या तो एडवर्टीजमेंट के साथ कोई वर्ड यूज करेगा कि अ बिग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन डन, आप उसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलना। और अगर लायबिलिटी को अरेंज करने के लिए कोई खर्चा करना पड़े, आप शेयर इशू करने के लिए आपको यह खर्चा करना पड़ा ना, मतलब शेयर मार्केट से पैसा उठाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ा, ये एक टाइप का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं हो गया, और ये बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू। तो हम आपको 2 आइटम डेफर्ड रेवेन्यू में बोल दिए, इसके बाहर आपका सम में कभी नहीं आएगा डेफर्ड रेवेन्यू। या तो एडवर्टीजमेंट वर्ड के साथ यूज करेगा कि अ बिग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन डन बाय द कंपनी, ऐसे बोलेगा। या फिर आपको बोलेगा कहीं से शेयर बेच के, डिवेंचर बेच के या लोन लेने के लिए आप पैसा अरेंज करने के लिए आप कोई खर्चा कर रहे हो, मतलब लोन लेने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, शेयर इशू करने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, यह हमेशा डेफर्ड रेवेन्यू में जाएगा। तो ये 2 ही आइटम डेफर्ड रेवेन्यू में जाएगा, बाकी आपको कैपिटल और रेवेन्यू आइटम गेस करना बड़ा आसानी से आ जाएगा। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू गेस करने में कभी कभी दिक्कत आता है, तो ये हमेशा याद कर लेना कि डेफर्ड रेवेन्यू में सिर्फ 2 ही आइटम जा सकता है, या तो बड़ा कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का बात करेगा क्वेश्चन, बड़ा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंड, छोटा मोटा नहीं, बड़ा, और आपको क्वेश्चन वैसे बोल भी देगा कि इट्स अ बिग एक्सपेंडिचर, हेन तेन ऐसे करके कुछ बोलेगा। और या फिर कहीं से पैसा अरेंज करने के लिए हमको कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, लोन लेने के लिए, शेयर इशू करने के लिए, डिवेंचर इशू करने के लिए, तो वो भी डेफर्ड रेवेन्यू होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे दिया है, कहाँ गया? 14,000 स्पेंड ऑन स्प्रेडिंग न्यू टाइल्स इन अ फैक्ट्री फ्लोर। फैक्ट्री फ्लोर में नया टाइल्स लगाने के लिए हम कुछ खर्चा किए। हमको एक बात बताओ अनन्या, ये कैपिटल क्यों होगा? आप जमीन पे टाइल्स लगाओगे, उससे बिल्डिंग का लाइफ बढ़ जाएगा कि कैपेसिटी बढ़ जाएगा? दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा अनन्या? हाँ, रेवेन्यू है। हम बार बार एक ही बात बोलेंगे बेटा, डे टू डे खर्चा मेरा कैपिटल नेचर का तभी होगा
जब वो मेरे एसेट का लाइफ या कैपेसिटी बढ़ा रहा हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइटम पे जाते हैं। ₹4,000 पेड एज ब्रोकरेज इन कनेक्शन विद परचेज ऑफ लैंड। एक लैंड खरीदने के लिए हमको 4,000 का ब्रोकरेज देना पड़ा। बोलो बोलो, हाँ कैपिटल, क्योंकि ये खर्चा मेरा एसेट के साथ कनेक्टेड हो गया। हाँ, लैंड खरीदने के लिए हुआ, और यही स्टॉक खरीदने के लिए बोल देता तो, गुड्स खरीदने के लिए तो रेवेन्यू हो जाता। वेरी गुड। नेक्स्ट आइटम, ₹60,000 स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग। 60,000 रुपये का खर्चा किया रेलवे साइडिंग को बनाने के लिए। वेरी गुड, क्योंकि साइडिंग बनाने का मतलब हो गया वॉल वगैरह बनाना। तो होता है ना, आप देखते हो ना, अपने जब ट्रेन में जाते हैं कहीं पे, तो ना जब कोई शहर एरिया में एंटर कर रहा होता है, तो जहाँ से पटरी गुजर रही है तो साइड में रोड भी है, तो वो लोग एक दीवार बना देते हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए। तो ये तो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन है ना, ये दीवार क्या साल भर में तोड़ के नक्की कर दोगे? वो अलग बात है, इंडिया के पब्लिक तोड़ के नक्की कर देती है, बट एक्चुअली में प्लान थोड़ी इनके थे कि हमें ये दीवार बनाएंगे और अगला 6 महीना में तोड़ देंगे इसको, नहीं ना। तो यानी एक टाइप से लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन हो गया। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन मेरा क्या होता है? कैपिटल नेचर। तो आप लोग करेक्ट हो, ये कैपिटल नेचर में गया। नेक्स्ट बोला 1,55,000 स्पेंड ऑन यूनिफॉर्म टू स्टाफ। स्टाफ का कपड़ा बनाना कहीं से भी कैपिटल नेचर नहीं हो सकता, रेवेन्यू है। अगला आइटम में देखो, जो हम बार बार बोले थे वो आ गया। अ सेकेंड हैंड मशीन वॉज ब्रॉट फॉर 10,000। एक 10,000 में सेकेंड हैंड मशीन खरीदे और 6,000 रुपये स्पेंड किए उसको ओवरहॉलिंग के लिए। हम एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे और उसके पीछे 6,000 का खर्चा किया ताकि वो गाड़ी लंबा टाइम चले। ओवरहॉलिंग वर्ड का मतलब ही हो गया या तो लाइफ बढ़ेगा या कैपेसिटी बढ़ेगी। यहां पे कैपेसिटी तो गाड़ी का बढ़ा नहीं सकते, लाइफ ही बढ़ेगा मतलब। ठीक है, क्लियर रहा ये सबको? चलो एक और सम्स करते हैं। वुड यू लाइक टू ट्रीट द फॉलोइंग कैपिटल और रेवेन्यू। यहां पे डेफर्ड नहीं पूछा है, यहां पे सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू पूछा है। स्टेट विथ रीजन बोला तो एग्जाम में रीजन भी देना पड़ेगा, इसलिए हम ये 2 सम प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिए हैं जिसमें विथ रीजन हम आंसर दिए। तो देखो पहला आइटम क्या पूछा, 7,500 स्पेंड ऑन डिसमेंटलिंग, मूविंग एंड री इंस्टॉलिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एक फैक्ट्री साइट से हम एक मशीन को खुलवाए हैं, उसको तुड़वाए हैं और दूसरी जगह जाके री इंस्टॉल की। बोलो, सोच के बोलो, ये क्या चीज को आप डिसमेंटल किए और री इंस्टॉल किए हो बेटा? तो जैनी अगर मशीन, तो मशीन को अगर कहीं से खुलवा के दूसरा जगह लगा रहे हो, ये तो एसेट का पार्ट ही माना जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली इसको हम लोग कैपिटल नेचर नहीं मानेंगे। हम यहीं पे फंसा रहा था आपको, आप फंसे नहीं। हम आपको यहीं पे फंसा रहा था जानबूझ के, क्योंकि नॉर्मली क्या लगता है, सर एसेट के साथ का खर्चा है तो इसको, लेकिन क्या ये नया एसेट के साथ का खर्चा है? नहीं। क्या ये मेरा पुराना एसेट का लाइफ बढ़ा रहा है? नहीं। तो यानी ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह रह जाएगा। ₹800 स्पेंड ऑन रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम ओल्ड फैक्ट्री। स्टॉक को एक जगह से दूसरा जगह रिमूव करने के लिए 800 रुपया खर्चा किया। फैक्ट्री से निकाल के सपोज करो शोरूम में ले गए हो या गोडाउन में ले गए हो। स्टॉक है, हाँ, स्टॉक का ट्रांसपोर्ट चार्ज रेवेन्यू नेचर है। सम मेजर ऑल्ट्रेशन were made to the theatre at a cost of ₹3 lakh, which made it more comfortable and attractive. क्यों? हाँ, एक वर्ड आप पकड़े सही कि ये मेजर ऑल्ट्रेशन है, जिसका मतलब नहीं बेटा, यहां पे कैपेसिटी कुछ नहीं हो रहा है, कंफर्ट, लेकिन कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा ना, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगा और मेरे थिएटर की तरफ, यानी मेरा अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा अचानक, है ना।
तो ये मेरा कैपिटल नेचर है, करेक्ट है एकदम। तो 2 हिंट दिया आपको ये क्वेश्चन, एक हिंट दिया आपको मेजर ऑल्ट्रेशन बोल के, और दूसरा बोला उससे कंफर्ट और अट्रैक्टिवनेस बढ़ रहा है, मतलब आपका अर्निंग कैपेसिटी को एकदम से बढ़ा देगा। चलो नेक्स्ट, ₹20,000 स्पेंड बाई अ लार्ज होगा, बाई 1 लार्ज, पता नहीं क्या, एल की जगह 1 लिख दिया, बाई अ लार्ज फैक्ट्री इन ओवरहॉलिंग इट्स प्लांट विच रिजल्टेड इन एडिंग 3 ईयर टू इट्स वर्किंग लाइफ। देखो 2 हिंट दे दिया, एक तो ओवरहॉलिंग वर्ड ही बोल दिया, और दूसरा ये भी बोल दिया कि उसको 3 साल का लाइफ बढ़ा देगा। तो ये कैपिटल नेचर। For the purpose of constructing a factory building, some shed costing ₹30,000 were built at a site of the labor. They were demolished after construction is complete. सोच के बोलना, अच्छा आइटम है, एक बार में आंसर नहीं मिलेगा। हम एक 30,000 रुपये का खर्चा किए हैं एक शेड बनाने में। एक फैक्ट्री साइट बन रहा है तो रॉ मटेरियल को रखने के लिए एक बार एक शेड बनाए हैं, उसके पीछे 30,000 खर्चा हुआ है, और जैसी बिल्डिंग बनेगा वो शेड हम तोड़ देंगे। नहीं, सोचो एक चीज, एक बात बताओ बेटा, फिक्स्ड एसेट बोलते किसको है? जो लॉन्ग टर्म यूज हो। अब क्या बताओ, ये शेड आपके लॉन्ग टर्म लग रहा है? नहीं, फैक्ट्री जैसे बनेगा आप शेड तोड़ दोगे, मतलब इसको लॉन्ग टर्म यूज करने वाले नहीं हो। बस एक बार रॉ मटेरियल को कहीं रखने के लिए छत चाहिए, इसलिए एक बार एक शेड बना के वहां पे रॉ मटेरियल रख दिए, ताकि बारिश में भीग के मेरा सीमेंट बालू खराब नहीं हो। समझे मेरा बात? देखो, हमेशा ये जज करने का तरीका होता है क्या ये मेरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है, अगर नहीं तो रेवेन्यू नेचर है। और ये समझ में आ रहा है कि इसको यूज करने का उसका कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, वो तो तोड़ देगा उसको उसके बाद तुरंत। ठीक है, चलो। An old machine which stood in the books as 2,800 was found obsolete. एक पुराना मशीन है जो बुक्स में 2,800 रुपया का है और वो obsolete हो गया, मतलब उसका कोई यूज नहीं है लाइफ में। And hence sold for 800, और उसको 800 रुपया में बेच दिया। 2,800 का सामान 800 में बेच दिया। A new machine was purchased at a cost of 10,000 and 1,000 was put in transportation and 800 on installation. एक पुराना मशीन था 2,800 रुपया का, उसको हम 800 रुपया में बेच दिया कूड़ा का भाव में, ऑब्सोलीट हो गया था इसलिए। एक नया मशीन 10,000 का हम खरीद के लाया, उसके पीछे 1,000 रुपया ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया और 800 रुपये इंस्टॉलेशन का। यहाँ पे एक नया चीज़ हम सिखाएंगे, हालांकि क्वेश्चन में वो मांगा नहीं है इसलिए वो लिखोगे नहीं, बट हम फिर भी आपको एक नया बात सिखाएंगे इसमें। पहले नॉर्मली वो सेकंड वाला आइटम तो इजीली गेस कर लो, कितना आइटम कितना रुपया जाएगा कैपिटल में, 10,000 कि 11,800? क्योंकि मशीन खरीद के लाया 10,000 का, वो तो है ही कैपिटल। अब उसको लाने के लिए 1,000 रुपया ट्रांसपोर्ट लगा, 800 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज लगा। नया मशीन के साथ लाने और लगाने का खर्चा लगा, वो भी मशीन का ही पार्ट माना जाएगा। तो मेरा 11,800 पूरा का पूरा चला गया इसमें। अब पहला वाला पार्ट में हमको एक बात सिखाना है आपको। पहला वाला पार्ट को बोलते हैं कैपिटल लॉस। 2,800 का सामान 800 में बिका ना, और जो सामान बिका वो एक एसेट है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कैपिटल लॉस, बट एक्चुअली में जब हम लोग हायर वर्जन में पढ़ते हैं तो हम लोग कैपिटल लॉस बोल के इसको अलग लिख देते हैं। हम देखना पड़ेगा आपका सॉल्यूशन क्या किया आप लोगों के लेवल पे, बट हाँ देखो लिखा, ये देखो, सॉरी मुंह से निकल गया, रेवेन्यू लॉस। अपने पीएल में नहीं डालते थे, कोई एसेट वैसेट बेचने में नुकसान हो जाता था तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट किधर लिखते थे, पीएल क्रेडिट में, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट किधर लिखते थे, पीएल डेबिट में। गलत लिखा है, रॉन्ग आंसर। टेम्पररी शेड है, टेम्पररी शेड कभी कैपिटल नेचर नहीं हो सकता। नहीं, गलत है, गलत है आंसर। 5 नंबर का आंसर गलत है, 5 नंबर का आंसर गलत है। आप ठीक बोलो, यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट आइटम है, देखो 11,800 को कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया, और वो 2,000 रुपया जो लॉस हो गया मेरा, 2,800 का सामान 800 में बिका, वो मेरा रेवेन्यू लॉस कहलाएगा। ठीक है,
लास्ट आइटम ऑफ द क्वेश्चन, ₹2 लाख इनकर्ड इन डेवलपिंग अ न्यू एरिया ऑफ टी प्लांटेशन। एक नया एरिया खरीदा, उसको डेवलप किए टी प्लांटेशन के लिए। बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू? अनन्या, अब वो जो भी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल, बिल्कुल सही, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अरे लैंड डेवलप कर रहे हो, मतलब इसका बेनिफिट बहुत लंबे टाइम तक मिलेगा, तो यानी कैपिटल नीचे। ऐसे ही हम आपको यहाँ पर 2 सम सॉल्व दिया है, पूरा उसका आंसर दे दिया है, आइटम्स दिया, और यहाँ पे नीचे आंसर्स में लिख दिया कि कौन सा आइटम कैपिटल है और कौन सा आइटम रेवेन्यू है। ये दोनों आप लोग गो थ्रू करोगे। 3 सम दिया है हमेशा, 3, 4 और 5, और एग्जाम में ये छपा हुआ है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे हम दिया है आपको ये जो आपको 2 पेज का PDF दिख रहा होगा, एक चैप्टर 10 जैसा नाम का, जिसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 सम्स है, जिसमें छोटे छोटे एकदम, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा बताओ बोल के। ये ईयर पेपर का सम्स है आपका, मतलब लास्ट 5 ईयर का। तो इसको भी आप लोग गो थ्रू करोगे। पहले आंसर्स दिया है हिंट में, तो आप उसका मदद ले सकते हो, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा बोल के। और कुछ नहीं समझ में आया हमको नेक्स्ट क्लास में पहले बोल देना, डाउट हो तो डाउट में लेंगे, वरना हम नया चैप्टर पकड़ सकते हैं। तो अनन्या, आपको तरीका समझ में आया पढ़ने का? कुछ प्रॉब्लम हो तो बिंदास बोलो, क्योंकि देखो अलग टीचर का अलग तरीका होता है पढ़ाने का। आप जहाँ पढ़े हो अभी, तो एक पैटर्न पढ़े हो अपने तरीके से। मेरा पैटर्न थोड़ा डिफरेंट लगता है लोगों को, लेकिन इसीलिए हम पहले ही पूछ लेते हैं कि अगर कुछ आपको अनकंफर्टेबल लगे तो बोलो, हम डिफरेंट तरीका फॉलो करेंगे। चलो ठीक है। तो आप लोग ना 2 सम्स हम डिस्कस किए, बाकी 3 सम्स आपका इसका